नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और आपके वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, डोनाल्ड ट्रंप कितने झूठ बोलेंगे। एक झूठ उन्होंने अभी 12 घंटे पहले बोला था और उसकी हवा निकाल दी भारत ने। आखिर उनको समझ में तो आना चाहिए कि भारत जो पहले से कहता है कि रशिया से कभी भी तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, उसको लेकर ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि भारत ने आश्वासन दिया है कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को सॉवरेनिटी नाम का शब्द समझ में नहीं आता है। ये इसको हमको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इन्होंने इतने झूठ बोले हैं कंसिस्टेंटली पूरी दुनिया में, सभी देशों के लिए। मतलब यहाँ तो ये जो इनका एक और झूठ है, उसको तो भारतीय गवर्नमेंट ने तुरंत ही रिफ्यूट कर दिया। और मैं बड़े क्या बोले सधे हुए शब्दों में किया उन्होंने, एज यूजुअल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करी। लेकिन मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस व्यक्ति को समझ में नहीं आती। ये व्यक्ति जो है, इसको सॉवरेनिटी शब्द का अर्थ मालूम नहीं। अगर भारत को अमेरिका से युद्ध करना पड़ा, तो युद्ध करेगा। ये सॉवरेनिटी होती है। जिस दिन भारत को उसको पूरी तरह क्या बोलते हैं उसको कि उसको कुछ हर्ट करना पड़ा तो करेगा भारत। ये सॉवरेनिटी होती है। और भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, कितने अच्छे-अच्छे शब्दों से इसको समझा रही है, बार-बार। देखिए कि जैसे अभी यहाँ पर भी भारत उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि भारत अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेता है उसकी ज़रूरतों के अनुसार। और भारतीय स्टेट जो रिफाइनर्स हैं या भारत के प्राइवेट रिफाइनर्स हैं, वो भारत की इसी पॉलिसी पे काम करते हैं। तो ये इस तरह के ये शब्द बोलना बार-बार, ये मुझे ऐसा लगता है चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है भारत को। कुछ ऐसे कुछ ऐसा स्टेप करवाना चाहता है भारत से कि भारत को वो आड़े हाथों ले किसी तरह से। उसको लड़ाई करानी है कहीं न कहीं से। उसके चक्कर में कुछ और करना चाहता है। दिस इज़ अ वे ऑफ इंस्टिगेटिंग। ये रेगुलर बेसिस में चलता है, लेकिन देशों में नहीं चलता ये। देशों में बड़ी स्पष्ट नीतियाँ होती हैं कि ये नीति है, ये नीति इस पे चलते हैं। अभी देखिए, इसको आपको ये भी देखना पड़ेगा, इसने कितने झूठ दूसरों के लिए बोले हैं। अभी बोल रहे थे $17 ट्रिलियन आ रहा है अमेरिका में। कितना बोला? जापान दे रहा है, इधर से यूरोप से हो गया, कुछ आया नहीं। मतलब कि कुछ ऐसा तो हुआ नहीं कि तो अगर इतना पैसा आता तो गवर्नमेंट शटडाउन क्यों होता। अभी तो 13वां 14वां दिन चल रहा है ना गवर्नमेंट शटडाउन का। फेडरल कॉन्ट्रैक्टर्स को सैलरी नहीं पे हो रही है, ओनली डिफेंस को हो रही है। तो एक और झूठ उसने ऐड कर दिया। इसके पहले 40 बार बोल चुका है। अली बाबा के भी 40 शोर होते हैं, इसने 40 बार रिपीट कर दिया कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस कराया। और उसका सर्टिफिकेट किससे लिया? फील्ड मार्शल मुनीर से लिया। जो भी पिट रहे हैं अपनी कंट्री में पिट रहे हैं। सो अभी एक तरीके से मुझे तो कभी कभी लगता है अंशु जी कि इसको समझाने के लिए थोड़ा हमको नैतिकता छोड़नी पड़ेगी। सिर्फ इसको समझाने के लिए एक दो बार इसको स्पष्ट बोलना पड़ेगा, भाई झूठ बोलना कम कर दो। ऐसा बोलना पड़ेगा। और अमेरिका में तो मुझे लगता है वो तब होगा आदित्य जी, जब भारत ये कहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं इस मसले पर। आप देखिए ना, जैसे आपने कहा, बड़े सधे हुए शब्दों में विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट है। क्योंकि आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को लेकर झूठ बोल रहे थे तो राहुल गांधी कहते थे कि पीएम मोदी बोले कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन भारत ने डिप्लोमेटिक भाषा का इस्तेमाल किया। अब तो एक तरह से वो रशिया और भारत के बीच में आग लगाने का काम कर रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, ये सब बोलकर। तो भारत ने तो फिर भी ये कहा कि भारत इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन लेते हैं। भारत ने आज भी ये नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहे हैं। कम से कम भारत ने उनकी इतनी इज्जत तो रखी है, ये तो समझ में आना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। ये नहीं समझ में आता। ये न्यूयॉर्कर्स हैं, ये बेशरम होते हैं। न्यूयॉर्क में अगर आप रहे हो तो आपको उन मतलब स्ट्रेट टॉक का मतलब ये नहीं होता कि आप झूठ बोलते रहे। लेकिन न्यूयॉर्क में ऐसे ही काम होता है। न्यूयॉर्क के जो स्ट्रीट के जो लोग होते हैं ना, इस तरह की बातें होती हैं वहाँ पे। जैसे जैसे कभी मैं दिल्ली में जाता हूँ, सब लोग प्रधानमंत्री को जानते हैं। और मुझे बड़ा पहले मैं बहुत बेवकूफ बनता था। मुझे लगता था ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। इसी तरह न्यूयॉर्कर्स हैं, उनको लगता है कि वो कुछ भी किसी के बारे में बोल सकते हैं गॉसिप में। ये गॉसिप कल्चर है न्यूयॉर्क का। टिपिकल न्यूयॉर्क का गॉसिप कल्चर है। चलिए वो तो सिटी का हो गया। बट देश का राष्ट्रपति तो बड़ा ऊंचा पोजीशन होता है। आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो कि दुनिया की सुपर पावर अभी भी मानी जाती है। ऐसा नहीं कि अभी नहीं मानी जाती, अभी भी मानी जाती है। दुनिया की रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है अभी भी।
तो उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उसका 250 साल का इतिहास तो नहीं गायब कर सकते हैं एक बार में। तो इसका मतलब यही है कि ना इन्होंने इतिहास पढ़ा है, ना कि इनको किसी ने तमीज़ सिखाई है, बट अपने घमंड में बात करते हैं और एक और नोबेल प्राइज़ का ट्रायल रन करना चाहते हैं। शायद पता नहीं कब किसका रिजीम चेंज होने वाला हो तो इनको नोबेल प्राइज़ मिलेगा। और दूसरा भी हाल ही में वो जो पीस समिट था, वहां पर जिस तरह की ड्रामेबाजी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, वो सब क्या था सर? वहां पर तो बाकी बड़े बड़े देशों का तो कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर पहुंचा नहीं था। बिल्कुल, ना जापान के प्रधानमंत्री थे, ना भारत के प्रधानमंत्री थे। जैसे मैंने आपके शो में पहले बताया था कि फ्यूचर में इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो यूएस के प्रेसिडेंट के लेवल का होगा, पर मुझे पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट गए थे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मुझे लग रहा, मैं चाहता था कि उनका बॉडी लैंग्वेज सीना तान के खड़े हो और बोले कि बिल्कुल प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा करें। ना जापान के प्रधानमंत्री, ना रशिया के प्रेसिडेंट, ना इजराइल के प्रेसिडेंट, क्योंकि उसको मालूम था क्या करने वाला है इजराइल, और ना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कंट्री जो इस इश्यू से परेशान है। एक्चुअली भारत परेशान है इस इश्यू से। आए दिन यहाँ भारत में राइट्स होते रहते हैं, तो उनके तो जमघट में वही लोग थे जो एलाइज हैं। एलाइज को अमेरिका बहुत बदतमीजी से ट्रीट करता है। एलाइज और फ्रेंड्स, तो मोदी जी को याद होना चाहिए अमेरिका का रूल, अगर ट्रम्प उनको दोस्त बनाता है उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट करेगा। लेकिन मोदी जी तो देश के लिए बात करते हैं, तो फ्रेंड भी वो इसीलिए बोलते हैं कि जिसको फ्रेंड वर्ड पसंद है उसी को फ्रेंड यूज किया, जबकि असली दोस्ती तो उनकी किसी और से है। बिल्कुल। और उसी दोस्ती से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, इसीलिए हर रोज इस तरह के झूठ परोस रहे हैं। लेकिन सर, जहां डोनाल्ड ट्रंप की झूठों की इतनी लंबी लिस्ट हो गई है, अब तो ये लगने लगा है कि ये जो हमास को लेकर, ये जो गाजा को लेकर पीस एग्रीमेंट था, ये भी एक झूठ का पुलिंदा है। आप देखिए किस तरह से हमास पेश आ रहा है। मैंने जिस दिन ये समिट थे उसके एक दिन पहले ही मैंने बताया था सबको कि ये समिट जो है सिर्फ वो होस्टेजेस को रिलीज करने के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट को बड़ा ध्यान से पढ़ा करने, जो भी पढ़ रहे हैं, कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वो पीस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग सपोर्ट कर रहे थे होस्टेज रिलीज करना। वो पूरा ड्रामा उसी के लिए था। उसके समाप्त होते ही 5 मिनट में वो डील, जैसे ये लोग पहुंचे वापस इसराइल के अंदर, उसके 5 मिनट में ट्रंप ने बोला हमास को डिसआर्म किया जाए। मतलब उन्होंने पूरी खुली छूट दे दी इसराइल को, अब तुम इतना मारो कि वहां पे मेरा ट्रंप टावर बन जाए। ये हुआ वहां पे। 7-8 लोगों को अभी उन्होंने किस तरह से मौत के घाट उतारा है, और अब तो कह रहे हैं कि जो हॉस्टेजेस में मर भी गए हैं, हमें उनके शव देने में भी दिक्कत हो रही है। और ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि हमास ने जितने भी इजराइल के लोग जिंदा उनकी बंधक बनाकर उन्होंने रखे थे, उन सबको उन्होंने रिलीज कर दिया है? क्योंकि हमास बहुत चालाक है, हो सकता है उसने अभी भी कुछ लोगों को अपने पास बंदी बनाकर रखा हो और झूठ बोल रहा हो। अंजू जी, यहाँ पे इसके आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इशू इतना सिंपल नहीं है। ये इशू, मतलब आ, इस इशू का पूरा इतिहास आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये इशू। ये जो हमास है, ये भी यूरोप से ही सपोर्टेड है। ये कोई लोकल वहां पे नहीं है। ये किसने बनाया था पहले, किसने इसको आर्म किया था, वो सब देखना पड़ेगा। तो ये सिर्फ, ये पूरा इंसिडेंट है ज्यूज को परेशान करने के लिए, ताकि इजराइल नाम का कोई देश रह ना पाए। ये बहुत पुराना इतिहास है। ये इतिहास को आपको इसकी जड़ों में जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि क्यों हमास को कभी कोई खत्म नहीं किया जा सकता। देखिए, भारत ने पाकिस्तान के इशू को समाप्त किया बाय अटैकिंग पाकिस्तान। इसका सोर्स किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि वो सोर्स वेस्ट में ही बैठा है, तो उसको कैसे अटैक करेंगे। तो ये इसलिए ये इशू चलता ही रहेगा, क्योंकि इस पे बहुत लोगों की दुकानें चल रही। इस पैलेस्टाइन इशू पे इतना सेंसिटिव इशू है, और ये इशू सिर्फ वेस्ट में ही है, वहां लोकल नहीं है। ना इजिप्ट के लोग चाहते हैं इन लोगों को, ना सऊदी के लोग चाहते हैं, ना जॉर्डन के लोग चाहते हैं, ना सीरिया के लोग चाहते हैं। इनको सीरिया के लोग भी अलाउ नहीं करते अंदर घुसने के लिए। तो ये इशू इज ओनली फॉर द वेस्ट, नॉट फॉर देयर। तो ये इशू कभी बंद होने वाला नहीं है। इसके ऊपर राजनीति चलती है, इसके ऊपर फंड रेजिंग होती है,
इसकी इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेसेस चलते हैं, फिर हमास को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेसेस चलते हैं। तो ये इशू बंद होने वाला नहीं, ये एक इकोनॉमिक इशू है, ये टेरर वाला इशू नहीं है। भारत और पाकिस्तान का कश्मीर वाला इशू तो रियल इशू है कि पाकिस्तान हिंदुओं को मारता है, पाकिस्तान हिंदुओं को मार, अभी तो पहलगाम भी किया, हिंदुओं को मारा, सिर्फ हिंदुओं को मारा, वो रियल इशू है। वो इशू तो भारत सॉल्व कर देगा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान इज अ टारगेट, पाकिस्तान ही क्रिएट करता है। इस इशू में आपको एनिमी का पता नहीं कौन है किधर, तो ये इशू कभी खत्म होने वाला नहीं है। मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ ये इश्यूज, आप भी सुना होगा, आपने भी तो बचपन से ही सुना होगा इसको। तो दिस इशू इज नेवर गोइंग टू एंड। तो अब क्या होगा, क्योंकि अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से कह दिया ना कि हमास अगर इस पीस एग्रीमेंट को नहीं मानता है, इसके हिसाब से काम नहीं करता है, तो फिर तो नेतन्याहू जो चाहे वो कर ले। अब तो गाजा भी खाली होगा, वेस्ट बैंक भी खाली होगा, और फिर से ग्रेटर इजराइल का प्लान है। कुछ पार्ट्स ऑफ जॉर्डन भी जाएंगे, कुछ पार्ट्स ऑफ सीरिया भी जाएंगे। अभी जैसे गोलान हाइट्स में जो सीरिया की नई गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है इसराइल को, तो वो सब लीगलाइज कर दिया जाएगा। और सीरियन प्रेसिडेंट अभी रशिया में भी गए टू सिक्योर गोलान हाइट्स। देखिए कितना डबल गेम चल रहा है, एक तो वो बोल रहे हैं सिक्योर गोलान हाइट्स, एक तरफ बात कर रहे हैं गोलान हाइट्स को देने की। तो ये दिस ये इस एरिया को ऐसे रखा जाएगा बिकॉज इसमें बहुत लोगों की दुकानें चल रही हैं। और यहाँ अगर पर आप इसराइल का अगर इसराइल की पावर भारत जितनी होती, इसराइल इतना शक्तिशाली देश नहीं है। अगर इसराइल को पूरा मेंटेन करती है अमेरिकन आर्म्स, उनकी 2-3 मिसाइल शक्तिशाली होंगी। लेकिन आपने देखा ही था ईरान इसराइल के युद्ध में इसराइल बंद हो गया था, जब ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू किया, तुरंत सबने जाके संधि करी और फटाफट थोड़ा नाटक हुआ B-52 बॉम्बर्स का, और फिर उधर नाटक हुआ, उसके बाद सारा इशू कर दिया गया। अब लोगों को पता लग गया कि ईरान पे अटैक नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि ईरान इतना कॉन्फिडेंट हो गया, उसने अपने सारे ट्रांसपोर्टर्स ऑन कर दिए, कर अटैक करके दिखाओ, क्योंकि उसको इन सब की असलियत पता लग गई। ओके, तो इसलिए ये इशू बंद होने वाला नहीं। पर इसमें हमास के जो पैरोकार हैं, जो ये कह रहे थे, जिन्होंने पहले तो जाकर दस्तखत कर दिए, वो मुल्ला मुनीर और वो शहबाज शरीफ, और उसको लेकर उनके अपने देश में कितना रायता फैला हुआ है कि ये इस पीस एग्रीमेंट पर तुमने दस्तखत कैसे कर दिए। तो इस पूरी कवायद में तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने पाकिस्तान का बेवकूफ बना दिया। पाकिस्तान तो बेवकूफ बनने के लिए बना है, वो आर्टिफिशियल कृत्रिम राष्ट्र है, उसको तो जो मर्जी आज बेवकूफ बना के जाता है। और पाकिस्तान खुद बहुत कोशिश करता है दूसरों को बेवकूफ बनाने की। जैसे चाइना का इन्वेस्टमेंट लिया, $60 बिलियन, 30 नहीं 60, 60। अब सारे रेयर अर्थ बेचने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को। अब वो रेयर अर्थ तो चाइनीज टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, चाइनीज मशीन यूज होती है, कैसे अलाउ कर देगा चाइना। सो पाकिस्तान सोचता तो है बहुत इंटेलिजेंट है, उसी ने किया था सारा अफगान के ऊपर जो अटैक्स करवाए, काबुल पर अटैक किए, अमेरिका को बागराम बेस के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन उसको मुंह को खानी पड़ी। तो पाकिस्तान तो बेवकूफ़ी बनने के लिए बना हुआ है। पाकिस्तान का एक ही चीज है, अगर पाकिस्तान में इंडिया या हिंदू इशू न रहे, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस होने का ही रीजन नहीं बनता। तो इसको तो भारत को बड़ा सख्ती से ट्रीट करना पड़ेगा, और ट्रम्प को बताना पड़ेगा, भाई तुम्हारे बदतमीजी को हमने इतने लंबे साल तुमको झूठा नहीं बुलाया, नाउ यू गॉट टू कीप क्वाइट, हम सिंदूर कंटिन्यू करेंगे। बंद तो नहीं हुआ है सिंदूर ऑपरेशन, तो जब सिंदूर कंट्रोल होगा तब आपको चुप रहना है, साइड में बैठ के तमाशा देखना है, हम आपको पॉपकॉर्न फ्री में सप्लाई करेंगे। ऐसा करके भारत को उनको बोलना पड़ेगा। और आप ये साथ भी में तो देख, समोसा और चटनी भी देंगे, समोसा चटनी हमारा भारतीय डिश। पर आप ये देखो कि चाइना और तालिबान सरकार के बीच भी तो देखो एक नई डेवलपमेंट हो गई है। इधर अफगानिस्तान ठोक रहा है पाकिस्तान को चारों तरफ से। अभी 48 घंटे का सीज फायर दोनों के बीच हुआ है जैसे तैसे, लेकिन वहां पर चाइना की जो एम्बेसी है वहां जाकर तालिबान सरकार का मंत्री उनसे मुलाकात कर रहा है। तो चाइना तो हो सकता है तालिबान की मदद करे पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि चाइना भी तो खिसियाया हुआ है जिस तरह से पाकिस्तान जाकर अमेरिका की गोद में बैठ गया। चाइना ने ईरान को J-10C एयरक्राफ्ट दिए हैं। ओके, दे आर वेरी गुड एयरक्राफ्ट, इजरायली लवी एयरक्राफ्ट का कॉपी है। चाइना ने
तालिबान तालिबान की हेल्प के लिए तो भारत भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। और तालिबान की से उन्होंने अमेरिका की पिटाई करी है। अब मैं चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प चिल्ला चिल्ला के बोले उन्होंने सीजफायर कराया। अगर वो ऐसा बोल दिए तो पाकिस्तान भी लात मारेगा अमेरिका को, क्योंकि अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पकड़े गए हैं नेतन्याहू के साथ हाथ मिलाते हुए। सो बहुत, मैंने इससे पहले बोला, ये लोग सोचते हैं बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अनेक दूसरा शब्द है हमारा बुद्धूमान, निकले ही बार बार। सो ये जियोपॉलिटिक्स में देखिए क्या है ना कि आजकल के ज़माने में भारत की पॉलिसी एकदम स्पष्ट है, रशिया की भी। हम लोग क्लियर कट डील्स करते हैं, बाकी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करेंगी, बट अगर हम बोलेंगे तो ऑफिशियल पोजीशन होगी। तो ये सटल्टी ना अमेरिका को समझ में आ रही है, ना यूरोप को समझ में आ रही है, ना ये लोग सब भूल गए। इन्होंने जितने लेक्चर्स दिए थे ना ह्यूमन राइट्स पे और डेमोक्रेसी पे, ये स्वयं सारे भूल चुके हैं। अब हम इनको याद दिला रहे हैं। अभी तुम्हारे अंदर मुसलमान है, मेंटेन ह्यूमन राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, हम बोलेंगे ना बार बार। आप हम बोलते ही हो ह्यूमन राइट्स, हम भी आपको बोलेंगे एवरी डे। हम अमेरिका को भी बोलेंगे मेंटेन ह्यूमन राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, जोर जोर से, ठीक है। बिकॉज यही राइट्स हमको मिलते थे हर बार। आतंकवादी होते थे इधर, आप ह्यूमन राइट्स मेंटेन करो। अब हमको वही लेक्चर्स हम सुनाएंगे, मेंटेन डेमोक्रेसी। जब खुद की गरीबी आई तो ना डेमोक्रेसी ना ह्यूमन राइट्स, नो चाइल्ड लेबर, ऑल्सो लॉज भी चेंज कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर भी यूज करेंगे। और खुद की बात आई, गरीबी आई, तो ह्यूमन राइट्स खुद पे अप्लाई नहीं होते हैं इनके, हम इमिग्रेंट्स को बाहर फेंक देंगे। राइट, कैसे चलेगा भाई? क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे। हम तो चाहते हैं कि ब्रसल्स सारे के सारे पाकिस्तानियों को ले। वी वांट ऑल पाकिस्तानी टू लिव इन यूरोप। हमको बस पाकिस्तान का लैंड जो हमने गलती से चला गया था वापस लेना है। व्हाई शुड वी बी वरीड अबाउट दैट? और फिर आप ह्यूमन राइट्स की बात करें, आप देखो ना कि अपने ही देश के लोगों पर बमबारी कर रहा है पाकिस्तान। अपने ही देश में वो जो आप देखो लाहौर की सड़कों पर जिस तरह का तमाशा, वो तहरीके लबाक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ फायरिंग की जा रही थी, उनको मतलब पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोलियां चलाई जा रही थी। ये सब कुछ क्या कर रहा था मुनीर? अपने ही लोगों पर कर रहा था ना। पीओजेके में भी अपने ही लोगों पर गोलियां चलाते ये लोग। तब वो जो ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार बैठे हुए अमेरिका में, वो चू नहीं करते हैं। देखिए अमेरिका जहां भी जाता है ना, वो वहां के लोगों को मरवाता है, जहां भी गया। ये अमेरिका का इतिहास। अब अमेरिका पाकिस्तान में आसिम मुनीर को रख लिया जेब में, और आसिम मुनीर पाकिस्तानी आर्मी के थ्रू पाकिस्तानियों को मरवा रहा है। और हम लोगों को बड़ी खुशी है, थोड़ा और मारे, बिकॉज हमारे लिए तो दोनों ही प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी आर्मी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सब लोग भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग हिंदुओं के साथ क्या करते हैं पाकिस्तान में, हमको सिर्फ उससे मतलब है, क्योंकि वो लैंड, सिंधु नदी हिंदुओं की पावन नदी है। तो आप लोगों को जो करना है करो, हम आपको ऊंट देंगे, हम आपको अच्छे अच्छे प्लेन्स देंगे, गेट आउट टू सऊदी अरेबिया, कहीं भी जाके रहो जहां से हमने आपको मानते हो। तो ये अमेरिका की जो फेल्ड पॉलिसी है, ये कि पाकिस्तानियों को मरवाओ, इनकी जान सस्ती है, और इनके रूलर्स उसको मानते हैं, ये तो पाकिस्तान का इतिहास है। आप बताइए, सबसे ज्यादा पैलेस्टीनियन को किस फॉरेन आर्मी ने ज्यादा मारा अदर देन इजराइल? पाकिस्तानी आर्मी। सर, पाकिस्तानी आर्मी किल्ड मोर पैलेस्टीनियंस देन इजराइल, और लेस देन इजराइल, बट उन्होंने भी काम किया, दिया उन्होंने, सबको मालूम है। हु किल्ड मोर मुस्लिम्स इन अदर कंट्रीज ऑन बिहाफ ऑफ सुन्नीज? पाकिस्तान। पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स यमन के ऊपर जब इन्होंने हूती की बमबारी की थी, अभी इसे सऊदी ने बोला कि आप लोग ही वहां पे जाइए लड़ने के लिए, तो वो भी सब फेक डील था, मालूम है आपको? वो भी फेक डील था, वो बात भी कुछ और है वहां पे। तो पाकिस्तानी तो साजिशों का एक कृत्रिम नाम है बस, इसमें नॉवल लिखी जानी चाहिए कोई। जैसे आप कह रहे हैं ना, वो भी फेक डील है। तो जैसे ही अफगानिस्तान ने हमला किया था, वैसे ही तो ये रोते गाते उनके पास गए थे, और वहां जाकर यही तो रोया गया था कि हमारी मदद करो। अजीब बात तो यह है कि दो मुस्लिम देश लड़ रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा सऊदी अरब? उसके पास कौन सी अपनी फौज है? वो तो खुद पाकिस्तान के भरोसे बैठा हुआ है। हूतियों से लड़ने के लिए 25,000 पाकिस्तानी सैनिक जाएंगे, ये सब समझौता तो हुआ ही था ना।
तो वो कौन सी मदद करेगा पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान, आपको लगता है कि अमेरिका ने उसको बुरी तरह से फंसा दिया है? देखिए, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, एक्चुअल लीडर्स हैं, ये सारे बिके हुए हैं अमेरिका को, मिलिट्री लीडर्स। ये तो बिजनेसमैन है सारे के सारे, ये लड़ने के लिए नहीं बने। तो ये अमेरिका ने इनको फंसाया नहीं, ये खुद फंसने गए हैं। अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। अगर ये कोई अपनी जमीन बेचने को पड़ा हुआ हो, अपनी तो इनकी है नहीं, मतलब जो अपने देश को ही बेचने के लिए जा रहा हो अमेरिका के पास, कि आप रेयर अर्थ चोरी कर लो, अब हम मेरे से आप ये ले लो, हम्म। आप जो बोलोगे सर मैं करूंगा। दो दो बार नोबेल पीस प्राइज में नॉमिनेशन किया, पहली बार मिल गया वेनेजुएला के रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन को, अब दूसरी बार किसका रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन होगा? पाकिस्तान की अंत्येष्टि, दैट्स द सेकंड ऑफ वन। क्योंकि जब भारत जम के पिटाई करेगा तो मोदी जी को मिलेगा पीओके बनने के बाद। और जो भगवान करे मोदी जी ना ले उसको, मेरा ये निवेदन होगा, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं उस प्राइज का। मतलब फिर लोग शक करेंगे मोदी जी के ऊपर, क्योंकि वो जिसको दिया गया है वो रिजिम चेंजिंग किया उसने कैथोलिक चर्च के लिए। तो दैट्स मतलब तुम सही में उसको क्वेश्चन तो किया जाएगा। पुतिन ने तो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि आई हैव लॉस्ट फेथ ऑन नोबेल पीस प्राइज कमिटी। तो व्यंग्यात्मक भी था और वास्तविक भी था, दोनों साइड से। व्यंग्यात्मक इसलिए था कि ये तो कैंपेन कर रहे थे और उसने दिया हम्म। नहीं, और वास्तविक इसलिए था कि वो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन के लिए दिया गया था वेनेजुएला के। तो उसका तो वैल्यू कुछ है नहीं नोबेल पीस प्राइज का। नोबेल उसका होना चाहिए, नोबेल वॉर प्राइज होना चाहिए नाम। डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, तो डोनाल्ड ट्रंप यही सोच रहे होंगे कि मुझे अभी एक दो जगह और रेजीम चेंज करना चाहिए, उसके बाद शायद मुझको मिल जाए। लेकिन अभी जिस तरह से आईएमएफ ने भारत के बारे में कहा है कि भले ही टैरिफ लगाए अमेरिका ने भारत पर, लेकिन भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6.6 रहेगा। बहुत तेज रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो अब तो ये भी तो बहुत बड़ी खबर है ना अमेरिका के लिए, उनके मुंह पर तमाचा है कि वो इतने सैंक्शंस लगा रहे हैं भारत पर, लेकिन भारत को कोई असर नहीं पड़ रहा है। देखिए, अमेरिका को नेट नुकसान हुआ है इस पूरी सैंक्शन पॉलिसी से। हम्म। अमेरिका विल लूज 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स इन नेक्स्ट 5 years बिकॉज ऑफ इंडिया। 1.35 ट्रिलियन डॉलर्स। मैं हम्म। उसको बताता हूँ कैसे। कि पूरा एजुकेशन पे अभी इंडिया का एक्सपोर्ट भी थोड़ा कम हुआ है, हम्म। विच वर क्रिएटिंग जॉब्स इन द यूएसए, अब वो भी कम हो गया। सिलिकॉन वैली, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसे करके एप्स, उनका मार्केट लूज हुआ है इंडिया। अभी अमेरिका की कंपनीज डोनाल्ड ट्रम्प को ओपनली डिफाई करके $15 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है हैदराबाद में, मतलब सॉरी वाइजैक में, फॉर द एआई सेंटर। और ये तो शुरुआत है। 2030 तक तो इतनी लाइन बन जाएगी कि इंडिया बोलेगा भाई स्लो करो, अभी 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 थोड़ा धीरे में करिए, हमारे लोग नहीं बचे अभी इस पे यूज करने के लिए। और प्लस इंडियन एक्सपैट्स का जो मूवमेंट वापस शुरू होगा ऑन ए बिग स्केल, क्योंकि इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। ये लोग तो बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाते हैं। दे ऑल स्टार्ट मूविंग टू इंडिया। सो अमेरिका विल गो बैक टू द डेज जो 1776 में आए थे गरीबी में, और शायद इनको यहाँ पर लोग ना रखें। और आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ। इवन दो एक्सपोर्ट्स टू यूएस हैव डिक्रीज्ड, बट इंडियाज नेट एक्सपोर्ट्स टू द वर्ल्ड हैज इंक्रीज्ड बाय 6%। अमेरिका से कम हुआ 12%, बट टोटल एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 6%। सेम हुआ चाइना के साथ। China's exports to US decreased, but China's overall exports to rest of the world increased. तो सबने डाइवर्सिफाई कर दिया। अब तो डीडॉलराइजेशन और भी तेज हो गया। और फिर एक और झूठ बोला, ब्रिक्स में लोग भाग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, भाग नहीं रहे हैं। ब्रिक्स की ग्रोथ हैज इंक्रीज नाउ। तो अभी तक ब्रिक्स का जो टोटल डॉलर शेयर था वर्ल्ड में 36% था। अभी आप देखेंगे अगले साल इसका रिपोर्ट आएगा 43%। तो मतलब कि मुझे लग रहा है 2-3 साल में डॉलर जो है उसकी डीमोनेटाइजेशन वाली हालत हो जाएगी, कि आप बैग भर के डॉलर लेके जाओ, शायद आइसक्रीम भी ना मिले। तो ये जो कुछ हो रहा है अमेरिका में,
इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है? कितने लोग वहां पर मानते हैं? वहां का जो मीडिया है वो किस तरह से रिपोर्टिंग करता है? देखिए, अमेरिकन मीडिया तो, जैसे भारत का मीडिया इंडिपेंडेंट है, अमेरिका का मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। अमेरिका का मीडिया में दो पार्ट्स हैं, एक फॉक्स न्यूज है और एक सीएनएन टाइप का। सीएनएन जो है सिर्फ कैथोलिक्स और उनकी बातें करता है, लिबरल जिसको बोलते हैं, एंटी प्रोटेस्टेंट चर्च बातें करता है। फॉक्स न्यूज प्रोटेस्टेंट चर्च की बातें करता है। अमेरिका जो है उसके अंदर मेजर डिवाइड ही रिलीजन का है। तो अमेरिकन मीडिया कभी भी सत्य नहीं दिखाएगी। अमेरिकन मीडिया, आपको पता है, आप में से कितने लोग जानते हैं कि अलास्का में अभी टाइफून आया, हम्म। गांव के गांव गायब हो गए, और अमेरिकन नेशनल मीडिया में खबर भी नहीं। उल्टा उन्होंने $20 मिलियन मांगा, मात्र $20 मिलियन मांगा गांव को बचाने के लिए। सारे नेटिव अमेरिकन थे, इनुइट, वो भी पैसा नहीं दिया। किसी ने बताया भी नहीं, कानो कान खबर भी नहीं। ये वो पिछले हफ्ते हुआ है। नेशनल डिजास्टर, अगर ये भारत में होता, प्रधानमंत्री जा रहे होते, होम मिनिस्टर जा रहे होते, स्टेट चीफ मिनिस्टर जा रहे होते, कितना लाइन लग जाती उस एरिया में। और अमेरिका अगर देश है, यहाँ पे उसके नेटिव मूल, जो उसके नेटिव अमेरिका, तो मतलब कोलोनाइजेशन अमेरिका पे खत्म ही नहीं हुआ। कोलोनाइजेशन मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब हमारे भारतीय अमेरिकन इस बात को नहीं उठाते, मेरे अलावा। मैं अकेला में उठाता हूँ ये सब बातें। नेटिव अमेरिकन मर गए और किसी को कानो कान खबर नहीं नेशनल मीडिया में। तो ये अमेरिकन मीडिया की हालत है। अमेरिकन मीडिया वही दिखाएगा, अभी दिखा रहे फॉक्स न्यूज, कितनी इज्जत हो रही है ट्रम्प की। ट्रम्प को इंडिया भी रिस्पेक्ट दे रहा है, ट्रम्प को ये भी रिस्पेक्ट दे रहा है। ट्रम्प को पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने नोबेल पीस प्राइज सेकंड टाइम रिकमेंड किया। मुझे तो लगता है शायद वो मजाक बना रहे हैं ट्रम्प का। लेकिन आई, मतलब कि क्या बोलते हैं ना, शर्म है ना कुछ, मतलब ट्रूथफुलनेस भी नहीं दिखता मुझे। मेरे पास शब्द नहीं है अंजू जी बोलने के लिए। लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें में वापस जबकि उस मैं तरफ। लेखक हूँ, मैं 17 पुस्तकें लिख चुका हूँ। मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता क्या चल रहा है इनका। तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप मंच पे खड़े होकर जिस तरह की बातें कर रहे थे, वो पीस समिट में मेलानी की तारीफ के पुल बांध रहे थे। फिर और मजेदार ये है कि ये सब करने की क्या जरूरत है? फिर ये भी साथ में घड़ने की जरूरत कि अरे अगर अमेरिका में ऐसी स्टेटमेंट दो तो पॉलिटिकल करियर आपका खत्म हो जाता। तो तुम मंच पे खड़े होकर क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, ये एक एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसके ऊपर इतने स्त्रियों ने इल्जाम लगाए हैं। अगर उसको किसी और कंट्री में देखा जाता तो शायद ये व्यक्ति वहां पे खड़ा नहीं होता। लेकिन अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि मनी टॉक्स एंड द बुलशिट वॉक्स, ये है मंत्र। ओके, ये पॉलिटिकल सिस्टम है। और तो अब कलयुग में तो पुराणों में लिखा ही हुआ है, जिसको ज्यादा धन होगा वही राजा बनेगा। तो कलयुग की कैपिटल, अभी इसको सारण बादशाह बोले। तो यहाँ पे जो दिखने को मिल रहा है, कभी कभी हम लोग जब धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो अजीब सा लगता है, लेकिन हमको इसको इनकी दृष्टि से देखना चाहिए। तो अपने आप को बड़ा बताना, अपने आप को बियॉन्ड योर ओन लेवल्स, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। उसको वैलिड माना जाता है अमेरिकन कल्चर में। स्मॉल टॉक एंड प्रोजेक्शन, इस पे ही पूरा सेल्स डील चलती हैं। जिन्होंने फिलिप कॉटलर की बुक्स पढ़ी होंगी मार्केटिंग के ऊपर, तो एग्जैक्टली ये चीज यूज हो रही है यहाँ पे। तो इसको हम लोगों को इनकी दृष्टि से देखना पड़ेगा, उसको उनके जैसा ही ट्रीट करना पड़ेगा। एंड दैट्स वेयर आई थिंक द स्मार्टनेस ऑफ इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कम्स। क्योंकि कभी कभी लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के उनके एक्शंस को समझ जाता हूँ कि इनको अच्छी तरह समझ में आता है। बिकॉज वो वही बात करते हैं जो उनको बोलनी चाहिए, और अंडा इनका फूटता है अंदर से। ठीक है? ये स्टेटमेंट अब काफी इनोकुअस सा लगता है, हार्मलेस स्टेटमेंट है, लेकिन मैं बोल रहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ा कटआउट देना चाहिए चिढ़ाने के लिए। लेकिन ओवरऑल मैं इन लोगों से एग्री करता हूँ, बिकॉज व्हाट दे आर कमेंटिंग कि अंडा अंदर से फूटे, देखते हैं फिर क्या बाहर आता है। तो दे नो व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन कभी कभी बेचैनी होती है हम लोगों को कि भाई कभी तो इसके सामने कोई तो इसको दिखाए रास्ता। तो आई एम श्योर
हाँ कल कभी निर्मला सीतारमण जी होंगी, बोलेंगी किसी कैजुअल इंटरव्यू में, तो पता लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि जितनी बार सीज़ फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, तब भी हमें लगता था कि जैसे ऑपोजिशन लीडर है जो राहुल गांधी की, बोल दे कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, इज्जत रखी डोनाल्ड ट्रंप की। अभी भी इज्जत रखी है जो झूठ परोस दिया है 12 घंटे पहले कि भारत ने भरोसा दे दिया। आप सोचो कोई भरोसा करेगा डोनाल्ड ट्रंप पर कि भारत ऐसा कर सकता है? भारत इसी बात पर तो अड़ा हुआ है। अगर यही सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर तो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए वो समस्या ही खत्म हो जाएगी। फिर तो अमेरिका को टैरिफ लगाने की जरूरत ही नहीं, जड़ तो यही है ना। लेकिन इस पे भी झूठ बोल गए, इतना सफेद झूठ मतलब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, समझ ही नहीं आता। और अब आप सोचो कि अगर ये झूठ बोलने के बाद भारत ने सिर्फ ये कहा कि अपने डिसीजन हम खुद लेते हैं, तो कितना बड़ा तमाचा है। भारत यहां पर भी नहीं बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन अब मौजूदा हालात में आपको क्या लग रहा है, वो जो माना जा रहा था कि नवंबर तक शायद भारत और अमेरिका के बीच में डील हो जाए, ट्रेड डील हो जाए, आपको लगता है ऐसे माहौल में होगी जब डोनाल्ड ट्रंप झूठ पे झूठ परोसते जा रहे हैं? होगी डील, फिर भी होगी। उसका थोड़ा, उसका जो उसका जो लेवल्स है वो कम हो जाएगा। अभी उसका नाम है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड चला गया, एफटीए चला गया, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। अभी आपने देखा होगा ब्रिटेन ने भी सैंक्शन लगाया नायरा के ऊपर, आज लगाया है। तो वहां पर भी भारत कुछ रिस्पॉन्ड करेगा। और भारत को भी उन ब्रिटिश कंपनीज में सैंक्शन लगाना चाहिए जो रशिया से तेल खरीदते हैं, उस पर ये करना चाहिए। यहाँ पर भी ट्रेड डील होगी, बट यहाँ पर भी मुझे पता नहीं इसका लेवल क्या होगा। वहाँ पे ऑनेस्ट, लेट बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे पहले लग रहा था एग्रीकल्चर पे रुकेगा, बट मुझे लगता है ये जो ट्रेड डील होने वाली है ओवरऑल, अगर भारत का इंटरेस्ट देखा जाएगा तो फार्मास्यूटिकल्स पे हो सकती है, जिसमें भारत प्राइसेस को इंक्रीज कर सकता है, और देयर कैन बी इक्वल रेसिप्रोकल टैक्सेस ऑन एवरीथिंग। ये डील हो सकती है कि अगर वो 25% लगाते हैं तो भारत भी 25% लगाएगा। ये डील होगी, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच आई सी राइट नाउ। बाकी तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, बट ट्रेड डील जरूर होके रहेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को दिखाना है। तो इसीलिए शायद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसके झूठ को झूठ रखते हुए भी अपना स्टेटमेंट रिलीज किया। लेट हिम प्ले टू हिज डोमेस्टिक गैलरी, लेट इंडिया प्ले टू देयर डोमेस्टिक गैलरी। ये हुआ basically। और हमास का आपको क्या लग रहा है अगले 48 घंटे में क्या होगा? फिर से हमले शुरू हो जाएंगे इसराइल के, जो रुके तो है ही नहीं वैसे कायदे से देखा जाए तो। नहीं, इसराइल तो खत्म करके छोड़ेगा। देयर इज नो वे आउट। उसको पूरे वर्ल्ड का, देखिए, जो हमास को बचाने वाले थे आज वो सारे स्टेज पर थे। ओके, मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ, बट यू ऑल सॉ हु वर सपोर्टिंग हमास, और उन लोगों ने भी साइन किया है, होस्टेजेस उनके सामने वापस गए हैं। तो अब, और इसराइल वहां पे नहीं था, क्योंकि इसराइल, वो भी एक दे प्रिंसिपल्स, उनको मालूम है वो क्या करने वाले हैं। वो नहीं रहेंगे वहां पे, क्योंकि वो नहीं साइन करे कोई डील आतंकवादी के साथ। लेकिन जिनको हमास, जो हमास को स्पॉन्सर करते हैं, दे वर ऑल देयर विटनेस। इसलिए इसराइल का एक्शन फुल शुरू होगा इस बार। तो अब तो मैं तो अच्छे बोल रहा हूँ खासे, आपको, वेस्ट बैंक भी खाली होने वाला है। तो अच्छे खासे तरीके से पिटाई होने वाली है हमास की, और यही असली डील थी। लपेटे में लिया गया पाकिस्तान को, और असलियत में यही चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप भी कि एक बार होस्टेजेस वापस आ जाए, उसके बाद तो इसराइल को फ्री हैंड दे नो, दिया जाए कि अब ऑलरेडी लैंड भी अलोकेट कर दिया गया है। सम लैंड इन जॉर्डन, सम लैंड इन इजिप्ट। तो दे हैव अ चॉइस, जॉर्डन जाना चाहते हैं, इजिप्ट जाना चाहते हैं, ये चॉइस। तो ये सब कुछ बड़ी जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए झटका इस बात को है कि उनके झूठ जो है ना, कहते हैं ना झूठ के पांव नहीं होते, तो डोनाल्ड ट्रंप का झूठ तो ऐसा होता है वो 12 घंटे भी खड़ा नहीं हो पाया भारत के सामने। आपने सर समय निकाल कर इस विषय पर बहुत ही विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।